हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी 26 पर। आज के वीडियो के माध्यम से हम लोग देखेंगे जो पर्सनालिटी डेवलपमेंट एंड कम्युनिकेशन यानी स्किल एनहांसमेंट कोर्स के अंतर्गत आपने लिया है, तो उसी में देखेंगे। आज सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव दोनों ही तरह के प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। अगर पूरा आप देख लेते हैं ना, तो यहाँ से आप देखिएगा आपके एग्जाम में भी सवाल रहेगा, और इसी ढंग से नहीं अगर ऑब्जेक्टिव रहता है तो देखिएगा उसी के बिहाफ पर जरूर रहेगा। ठीक है, तो इस बात को देख लीजिएगा। और ऑब्जेक्टिव जो पूछा गया वही हम लाए हैं, ऐसा नहीं है कि अपने मन से कुछ लाया है। जो भी पूर्णिया यूनिवर्सिटी में पूछा है उसको दे देंगे, उसके अलावा जो सब्जेक्टिव है उसको हम करा रहे हैं। ठीक है, तो चलिए बिना विलंब के चीजों को शुरू करते हैं। तो देखिए, पहला जो टॉपिक है आपके लिए उसको देखिए। पहले हम लोग सब्जेक्टिव कर लेते हैं, उसके बाद ऑब्जेक्टिव अंतिम में करेंगे। ठीक है, तो देखिए, नेतृत्व कौशल जिसको बोलते हैं लीडरशिप स्किल, ये क्या होता है? तो ये देखिए, आप देखिएगा यूनिट 3 का ये आपका पार्ट है। तो इसमें दिया हुआ है नेतृत्व कौशल के बारे में आपको समझना है। यानी बेसिकली इसमें ये समझना है कि नेतृत्व कौशल होता क्या है, इसमें कैसे कोई नेतृत्व करता है। तो आपको एक चीज ध्यान में रखना है, नेतृत्व कौशल का मतलब होता है लीडरशिप, यानी लीडर के रूप में आप कोई भी यूनिटी में काम करते हैं ना, तो उसी को बोलते हैं लीडरशिप स्किल। यानी कि देखिए, एक लीडर के अंदर क्या होना चाहिए, उसके अंदर एक अच्छा वक्ता होना चाहिए, वो अच्छे से बातों को प्रेजेंट कर सके, अपने समूह में रहने वाले लोगों को बांध कर रख सके, उसमें एकजुटता मतलब बना के रख सके। ये सब क्वालिटी होनी चाहिए। ठीक है, तो पहले तो हम लोग समझते हैं कि नेतृत्व कौशल आखिर है क्या। तो उसको देखिए, नेतृत्व कौशल वह गुण है जो किसी व्यक्ति के पास, ठीक है, किसी व्यक्ति के पास कार्यों को निर्देशित करने और पूरा करने तथा एक टीम के भीतर एकता की भावना को बनाए रखने का कार्य करता है। यानी कि एक, मान लीजिए आपके अंदर अगर नेतृत्व कौशल है, तो आप क्या कीजिएगा, मान लीजिए कोई समूह है आपके यहाँ, यानी कि समूह का मतलब होता है 2 4 5 10 लोग एक साथ मिल के हैं, उसमें आप क्या कीजिए, एकता बना के रखिएगा। उसमें जो काम है, यानी जो वर्क है, यानी कि जो आपके उद्देश्य होंगे उस समूह के, उसको पूरा करने का काम कीजिएगा। जैसे मान लीजिए कोई नेता है, तो नेता क्या करता है, अपने समूह का काम करता है, यानी कि अपनी जो ऑर्गेनाइजेशन है उसको बिल्ड करने का काम करता है, उसको एकजुट रखने का काम करता है। उसके बाद उसका लीडर के रूप में वो उभरता है। ठीक है, तो यही काम एक नेतृत्वकर्ता के अंतर्गत होता है। ठीक है, तो यानी लीडरशिप स्किल में आपको यही पहला चीज तो समझना था कि लीडरशिप स्किल होता क्या है। तो इसके अंतर्गत आपने ये समझा। अब देखिए, इंग्लिश वाले परेशान नहीं होइए। लीडरशिप स्किल आर क्वालिटीज इंडिविजुअली individuals in influence roles process of direct and complete task support in initiative create a sense of unity within a team and empower others। यानी कि सीधा मतलब है ना कि वही है कि इसके अंतर्गत यही है, नेतृत्व कौशल जिस इंसान के अंदर है, तो वो क्या करता है, अपने समूह को एकत्रित करके रखता है, अपने जो कार्य है उस समूह के करने के, उसको पूरा करने का काम करता है। तो पहले दो चीज अब यहाँ पे हम समझाना चाहते हैं, चूंकि उसको समझिएगा तब चीजें आगे आपको समझ में आएगा। पहली बात तो ये समझिए, समूह क्या होता है। तो समूह का मतलब होता है बच्चों, यानी कि मान लीजिए ग्रुप्स, इसको हिंदी में इंग्लिश में बोलते हैं। तो ग्रुप्स में मतलब होता है क्या कि दो से अधिक लोग जब एक साथ जुड़कर कोई भी काम करते हैं तो उसी को ग्रुप्स बोला जाता है। ठीक है, और उसमें क्या होता है ना, ग्रुप का एक अपना लक्ष्य होता है। मान लीजिए कि आप भी बचपन में देखिएगा, आपके टीचर लड़की का अलग ग्रुप बना देते होंगे, लड़के का अलग ग्रुप बनाते होंगे, और उसमें बोलते होंगे, दोनों से क्वेश्चन पूछते थे, दोनों ग्रुप से, और दोनों ग्रुप वाले में जो ज्यादा जवाब देता था उसको विनर वो घोषित कर देते थे। यानी वहां पे क्या था कि एक दूसरे को मतलब सुपीरियर बनाने का काम होता था। लेकिन जब आप इसको लीडरशिप स्किल को देखिएगा, तो ये कहाँ पे यूज होता है जानते हैं, इंडस्ट्री में, यानी कि जो उद्योग धंधे हैं उसमें आपको यूज करना होगा, यानी ऑफिशियल वर्क में इसका यूज ज्यादा होता है। ठीक है, तो वहां पे जो लीडरशिप स्किल होता है ना, कि एक लीडर के रूप में कोई रहेगा जो कि पूरे को एक तरह से कहिए तो मैनेज करने का काम करेगा, एकजुट रख के किसी भी चीज को काम करने का काम, मतलब उस पूरे संस्थान को एकजुट रखेगा और उसी को संचालित करने का काम करता है। ठीक है, और उसके जो भी उद्देश्य हैं, यानी कि कोई भी कंपनी है तो उसका क्या उद्देश्य होता है, पैसा कमाना या फिर प्रोडक्शन करना, चीजों का मतलब उत्पादन करना, ये सभी चीजों को पूरा ये बिल्डअप करने का काम वही लीडर करता है। ठीक है, तो यही इसका मतलब होता है, मेनली आपको बता दिए। उसके बाद आ जाइए दूसरे टॉपिक को, इसी के अंतर्गत समझिए, हाउ टू डेवलप लीडरशिप स्किल, यानी कि आप अपने अंदर लीडरशिप स्किल यानी नेतृत्व क्षमता को कैसे विकसित करिएगा। तो ये भी आप समझिए। तो देखिए, जो कौशल है, नेतृत्व कौशल, उसको विकसित करने के लिए यह आवश्यक है कि निरंतर सीखते रहने तथा विकास की योजना बनाने के लिए प्रतिबद्ध रहें। यानी कि इसके लिए बहुत जरूरी है ना कि आप रेगुलर सीखिए। यानी कि इसीलिए बोला जाता है ना, इंसान जो है ना जिंदगी भर सीखता है, यानी कि जब उसका जन्म होता है उसकी मृत्यु तक, यानी कि उसके ग्रोथ से पूरे ग्रोथ, उसके शारीरिक ग्रोथ
को लेकर आप देखिएगा वो सीखते रहता है, ठीक है। यानी कि बॉर्न टू जब वो डेथ करता है वहां तक वो सीखते रहता है। और इंसान की एक खासियत है कि वो सीखता है ना, तो उसी से उसके अंदर लीडरशिप क्वालिटी भी इनबिल्ट होती है, यानी कि डेवलप होती है, ठीक है। तो इस बात को ध्यान में रखना है। एक प्रभावी नेता बनने में नेतृत्व कौशल हासिल करना, कार्यस्थल के प्रमुख कौशलों को बेहतर बनाना शामिल होता है। यानी कि कोई भी इंसान एक अच्छा वक्ता बनना चाहता है या एक अच्छा लीडर बनना चाहता है ना, तो उसके अंदर ये नेतृत्व कौशल विकसित होना बहुत जरूरी है। तो नेतृत्व कौशल विकसित करने का सबसे अच्छा फंडा यही है कि आप निरंतर सीखते रहिए, विकास की योजनाओं पर ध्यान दीजिए और जो भी काम करते हैं ना उसमें लगन पूर्वक काम कीजिए, यानी कि आपकी उसमें इंटरेस्ट हो, उस बिहाफ पे आप उस काम को कीजिएगा। तो आपके अंदर यानी कि नेतृत्व कौशल विकसित होने में कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। तो यही चीजें हैं। तो वही इंग्लिश में भी लिखा हुआ है, इसको भी थोड़ा पढ़ लीजिएगा, ध्यान में रहेगा आपका, ठीक है। अब देखिए अगला चीज देखिए, एक नेतृत्व कर्ता यानी कर्ता यहाँ पे लिख लीजिएगा, कर्ता के अंदर कौन कौन सी बातें होनी चाहिए या कौन कौन से गुण होना चाहिए। तो पहले हमने समझा कि देखिए लीडरशिप स्किल क्या है, यानी कि नेतृत्व कौशल क्या है, उसको कैसे इनबिल्ट किया जाए यानी कि उसको कैसे विकसित किया जाए उसको हमने बता दिया। अब देखिए क्या गुण होना चाहिए किसी के अंदर कि वो एक अच्छा लीडर हो, यानी कि उसमें नेतृत्व करने की क्षमता अच्छी हो, ये क्या उसमें गुण होनी चाहिए, अब उसको देख लीजिए। एक नेतृत्वकर्ता जो है ना उसके अंदर दृष्टिकोण होना चाहिए, यानी कि उसका जो दृष्टिकोण होना वो डेवलप्ड होना चाहिए। डेवलप्ड का मतलब ये यहाँ पे समझिएगा कि किसी भी व्यक्ति का अगर दृष्टिकोण बढ़िया है ना, तो वो चीजों को जल्दी सीखने के लिए तत्पर रहता है। यानी मान लीजिए कि आपकी अगर दृष्टिकोण अच्छी नहीं है, यानी कि आपके विचारधारा ऐसे हैं कि आप मान लीजिए हिंदू हैं और आपको लगता है कि दूसरे धर्म वाले जो भी हैं वो बुरे हैं, और मान लीजिए दूसरे धर्म में जैसे कोई मुस्लिम है, उनको लगता है कि हिंदू धर्म या और भी धर्म वाले लोग अच्छे नहीं हैं, तो ऐसे में क्या होता है ना, आप दूसरे धर्म के अच्छाई को भी नहीं सीख पाइएगा। इसीलिए कहा जाता है कि जिसमें नेतृत्वकर्ता वाला गुण हो, यानी कि जो कि लीडर का गुण रखता हो ना, उसको हर एक धर्म का सम्मान करना चाहिए। अरे हर एक चीज को सीखने का एकदम ललक उसके अंदर होना चाहिए, ठीक है। तो पहला बात उसका दृष्टिकोण अच्छा होना चाहिए। दूसरी, आत्मविश्वास और आशावादी हो, यानी कि ऐसा नहीं है कि उसको कोई चीज में अगर असफलता लगे तो वो उसको छोड़ दे, यानी उसको अपने कार्य में लगनशील रहना चाहिए। और आत्मविश्वासी यानी सेल्फ कॉन्फिडेंस उसके ऊपर होना चाहिए कि हम इस काम को कर सकते हैं और वो उस काम को कर सकता है, ये सोचकर अपना काम करे। उसके बाद आशावादी का मतलब होता है ना कि कोई भी चीज में आप अगर विफल हो गए यानी असफल हो गए, तो किसी का होता है ना कि एकदम भरोसा टूट जाता है कि अब तो हम इस काम को करेंगे नहीं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर आप विफल भी होते हैं तो लेकिन आपको निरंतर अभ्यास करना चाहिए, तभी आप सफल भी एक दिन होंगे, ठीक है। तो ये भी गुण उसके अंदर होना चाहिए। तीसरा है सही निर्णय लेने की क्षमता उसके अंदर होनी चाहिए, ठीक है। यानी इसके अंतर्गत ये ध्यान में रखना है कि किसी भी मतलब कोई भी नेतृत्व करता है, यानी कि लीडरशिप जिसके अंदर है, लीडरशिप स्किल जिसके अंदर है, उसमें एक चीज और होना चाहिए ना, वो सही निर्णय ले, यानी कि कोई गलत निर्णय नहीं ले। मान लीजिए आप एक ग्रुप में लीडर है और उसी ग्रुप में दो व्यक्ति के बीच किसी तरह का अनबन हो जाए, किसी भी तरह का दिक्कतें हो जाए, मतलब उनकी सुझाव एक दूसरे से ना मिले, तब आपको क्या करना चाहिए, वही मतलब उसमें वही ना कि बीच का रास्ता निकालिए और दोनों के मध्य मतलब सुलह कराइए। ऐसा नहीं है कि किसी एक का पक्ष ले लीजिए और दूसरे को दबा दीजिए, ऐसा नहीं करना चाहिए, ठीक है। तो लीडरशिप स्किल में यही होता है ना कि दोनों ही मतलब सही निर्णय लेने का आप में क्षमता होना चाहिए, जो कि एक्चुअल है यानी ट्रूथ है, उसको आप अपनाइए, ठीक है। उसके बाद देखिए आदर्श सिद्ध और सिद्धांतों के प्रति यानी सिद्धांत जो है उसके प्रति निष्ठावान होना चाहिए, यानी वैल्यूज और जो सिद्धांत है उसके प्रति आपको एकदम निष्ठावान होना चाहिए, मतलब उन आदर्शों को पालित करना चाहिए यानी मानना चाहिए, ठीक है। उसके बाद देखिए सकारात्मक दृष्टिकोण हो, यानी कि आपका जो दृष्टिकोण हो वो सकारात्मक हो, उसमें नकारात्मकता वाली चीज नहीं हो। ये नहीं लगे कि हमसे ये नहीं हो पाएगा वो नहीं हो पाएगा, ऐसा नहीं होता है। जिसमें लीडरशिप स्किल होता है ना वो सकारात्मक एकदम, जो भी उसे बड़े से बड़े कार्य को दे दीजिए वो अच्छे से करना पसंद करता है, यानी उस काम को करने के लिए वो तत्पर रहता है, ठीक है। तो ये गुण भी आपके अंदर होना चाहिए। उसके अंदर साहस होना चाहिए, यानी उसको ये साहस होना चाहिए ना कि हम कोई भी काम को कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद देखिए वो जिम्मेदारी को स्वीकार करे, यानी कि जो भी काम करने की जिम्मेदारी उसको दी गई है उसे वो पूरा करे। अभी अभी आप मान लीजिए आपको कह दें कि आप एक काम कीजिए कि आपको आज रात 3 घंटे पढ़ने हैं, तो 3 घंटे पढ़ने का अगर आपको हम जिम्मेदारी दिए, तो अगर आप उसको पूरा करते हैं तो कहीं ना कहीं आप में भी एक लीडरशिप वाली स्किल है, यानी कि आप में भी लीडरशिप वाला गुण है। अगर इस चीज को आप पूरा नहीं करते हैं तो कहीं न कहीं ये बात है कि आप पढ़ाई से कतरा रहे हैं, ठीक है? तो ये आपके कहीं न कहीं एक तरह से कहिए तो नकारात्मक चीज़ों को उजागर करता है, ठीक है? तो इस बात को ध्यान में रखना है। उसके बाद देखिए, जो लीडरशिप स्किल वाले जो व्यक्ति होते हैं, यानी कि जो अच्छे गुण रखते हैं, यानी नेतृत्व कर्ता जो है, उनके अंदर एक और गुण क्या होना चाहिए, वो
विनम्र हो, शालीन व्यवहार रखता हो, यानी कि उसमें विनम्रता का भाव हो, यानी वो उलूल-जुलूल बातों पर ना विश्वास करके जो विनम्र एकदम देखिए जो बड़े इंसान होते हैं ना, जो शिक्षित इंसान है और अच्छे से उनको शिक्षा मिला है, तो वो बड़े ही विनम्र रहते हैं। उनके अंदर ये चीज़ नहीं होता है कि किसी को नीचा दिखाएँ, किसी को ऊपर दिखाएँ, ऐसा कुछ नहीं। वो बड़े ही विनम्र रहते हैं और ऐसा जिनके अंदर ये गुण होता है ना, वही नेतृत्वकर्ता सही माने जाते हैं, ठीक है? अगला है उत्साही और परिश्रमी हो, यानी कि उसमें परिश्रम करने का भाव हो, यानी उत्साही हो, किसी भी चीज़ को जानने के लिए उत्सुक हो, यानी कि नया चीज़ उसको सिखाना है तो वो तुरंत उत्सुक हो जाए कि हाँ भाई हमको सिखाइए, हम सीखना चाहते हैं। ऐसा गुण होना चाहिए। आप भी सोचिए, आपके अंदर ऐसा गुण है कि आप नया चीज़ सीखना चाहते हैं, उसके बाद आप खुद ही परिश्रम करना चाहते हैं यानी मेहनत करना चाहते हैं। तो ये अगर गुण है तो आप में भी कहीं न कहीं लीडरशिप वाली स्किल है आपके अंदर, ठीक है? उसके बाद देखिए संगठन के प्रति समर्पण का भाव हो, यानी कि जिस संगठन में आप काम करते हैं, जिस ग्रुप में काम करते हैं, जिस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर आप काम करते हैं, तो उसके प्रति आप समर्पित हों, यानी कि उसके प्रति आपका भाव ऐसा होना चाहिए कि उस संगठन का लाभ आपका लाभ आप समझें और उस संगठन का कोई हानि है तो वो आप अपना हानि समझें, ठीक है? तो इस तरह के गुण जिनके अंदर होता है ना वही होते हैं लीडरशिप स्किल उन्हीं के अंदर होता है, ठीक है? तो इतने गुण को ध्यान में रखिएगा। लीडरशिप स्किल से जो भी सवाल बनेगा इतना अगर लिख दीजिएगा तो एकदम कंप्लीट हो जाएगा और यहाँ से देखिए ऑब्जेक्टिव अगर बनेगा ना तो इसी तरह से ट्विस्ट करके कुछ देगा। लेकिन ट्विस्ट जब भी करेगा इतना अगर पढ़े रहिएगा, कंसेप्ट आपको समझ में आया रहेगा, तो आप कहीं से भी क्वेश्चन को गलत नहीं करिएगा, ठीक है? तो इसको थोड़ा ध्यान रखना है आपको। इंग्लिश वाले जो बच्चे हैं वो क्वालिटीज को देख लीजिए यानी लीडरशिप क्वालिटीज जो है उसको देख लीजिए। यहाँ पे हमने लिखा हुआ है जैसे उसमें विजन होना चाहिए अच्छा से, कॉन्फिडेंस और ऑप्टिमिस्टिक होना चाहिए, ठीक है? उसको भी ध्यान में रखना, ऑप्टिमिस्ट होना चाहिए। उसके बाद देखिए एबिलिटी टू टेक राइट डिसीजन यानी कि वो अच्छा निर्णय ले सके, ये उसके अंदर एबिलिटी होनी चाहिए। लीडरशिप स्किल में एक और चीज ध्यान में रखना है कि वो आइडियल और प्रिंसिपल को मान के चले। उसके बाद देखिए उसमें पॉजिटिव एटीट्यूड होना चाहिए, उसमें करेज होना चाहिए यानी सीखने की भूख होनी चाहिए, ललक होनी चाहिए। उसके बाद वो अपने रिस्पॉन्सिबिलिटी जो भी उसको दी जाती है उसको पूरा करने का उसमें ये होना चाहिए कि हाँ भाई हम इसको एक्सेप्ट करते हैं और इसको हम पूरा करेंगे, ठीक है? उसके बाद देखिए वो हम्बल और मॉडेस्ट बिहेवियर का होना चाहिए। उसके बाद देखिए उसके अंदर जो है डेडिकेशन होना चाहिए, फीलिंग ऑफ डेडिकेशन वाला भाव उसके अंदर होना चाहिए। तो ये सभी उसके क्वालिटीज हैं, इसको ध्यान में रखिएगा। तो ये पहला टॉपिक खत्म हो गया लीडरशिप स्किल को लेकर। यहाँ से जो भी सवाल बनेंगे इसको एकदम बेफिक्र होकर आप करिएगा, ठीक है? अब आ जाइए अगला जो है भावात्मक बुद्धि क्या होता है, इमोशनल इंटेलिजेंस क्या होता है, ठीक है? यहाँ से देखिए सवाल ऐसे एक भी बार नहीं पूछा गया है, बट आपको बताना इसलिए जरूरी है कि इसको एकदम थोड़ा सा मतलब एक देखिएगा लीडरशिप स्किल में थोड़ा मर्ज करके इसको रख दिया है, ठीक है? इसीलिए हम यहाँ पे केवल आपको इमोशनल इंटेलिजेंस क्या होता है उसको बता देंगे, ठीक है? इसके बारे में बहुत डिटेल हम नहीं जाएंगे क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन अभी तक बना नहीं है और इस तरह के सवाल को अभी करने की कोई जरूरत नहीं है जहाँ से क्वेश्चन बनता ही नहीं है, ठीक है? हम लोग वही करेंगे जो इंपॉर्टेंट है, जो आपसे सवाल बन रहा है और जहाँ से आपसे रेगुलर क्वेश्चन पूछा जा रहा है, ठीक है? तो उस पे हम लोग ज्यादा फोकस करेंगे क्योंकि हमारा गोल ये है ना कि हमको बेहतर नंबर लाना है, ना कि हमको बहुत बड़ा विद्वान बनना है। ऐसा कोई गोल लेके मत चलिए क्योंकि अभी आप विद्वान बनने के चक्कर में क्या कीजिएगा, एक दिन दो दिन पहले आप पढ़ते हैं और विद्वान बनना चाहिएगा तो फिर दिक्कतें हो जाएगी आपके साथ, ठीक है? तो इमोशनल इंटेलिजेंस होता क्या है उसको आप देख लीजिए। भावात्मक बुद्धि इसको बोलते हैं, से तात्पर्य है किसी व्यक्ति की अपनी भावनाओं को प्रबंध करने और नियंत्रित करने की क्षमता और साथ ही दूसरों की भावनाओं को नियंत्रित करने की क्षमता रखने से है। यानी कि देखिए भावात्मक बुद्धि का मतलब होता है ना यानी इमोशनल इंटेलिजेंस इसको बोलते हैं ना कि आपके अंदर मान लीजिए अभी तुरंत आपको गुस्सा है किसी के ऊपर, तो आप चाहिएगा कि हम उसको मारे, तो लेकिन आपका मन क्या कहता है कि नहीं भाई हम किसी को क्यों मारे भाई, हमको गुस्सा आया तो हमको अपना गुस्सा को धीरे धीरे मतलब शांत करना है, ठीक है? आपको किसी के प्रति प्रेम है लेकिन आप प्रेम को जाहिर तो तुरंत नहीं कर सकते ना, आप भी एक समय लेते हैं, थोड़ा समय के बाद आप उसको जाहिर करते हैं। तो इसी तरह भावात्मक बुद्धि का मतलब ना आपके अंदर भाव जो है यानी कि प्रेम, किसी के प्रति गुस्सा, घृणा, ये सब जो चीजें हमारे हर एक इंसान के अंदर होती है ना, उसको जो आप एक तरह से कहिए तो बांध कर रख सके यानी उसको ना प्रकट करना ही यानी भावात्मक बुद्धि के अंतर्गत आता है। यानी कि उस चीज को आप अगर एकदम बैलेंस करके रख लेते हैं ना तो वो भावात्मक बुद्धि कहलाता है, ठीक है? जैसे प्रेम, घृणा, क्रोध, ये सभी चीजें इसमें आती है, ठीक है? भावात्मक बुद्धि के अंतर्गत। इंग्लिश में भी देख लीजिए इमोशनल इंटेलिजेंस के अंतर्गत यही चीजें हम लिखे हुए हैं, कोई विशेष नहीं है। इमोशनल इंटेलिजेंस का मतलब है भाव, ठीक है? इमोशन का मतलब होता है ना भाव, उसी से उसको जोड़ लीजिएगा। इंटेलिजेंस का मतलब होता है बुद्धि। ये तीन तरह की बुद्धियां होती है, तो उसको अभी हम यहाँ नहीं पढ़ाने वाले हैं क्योंकि ये बहुत डिटेल हो जाएगा फिर, ठीक है? इसको ध्यान में रखना है, ऑब्जेक्टिव अगर पूछे तो बनाइएगा इससे, ठीक? अगले प्रश्न को आप देखते हुए चलिए। अगला प्रश्न क्या है, वैल्यू ऑफ टाइम
यानी समय का महत्व। यहाँ से एक सवाल पूछा गया है, चूंकि पूछा गया है इसीलिए हम इसको लाए भी हैं। देखिएगा, पाटलिपुत्रा यूनिवर्सिटी में पूछा गया था या पटना यूनिवर्सिटी में कहीं एक पूछा गया था, हम क्वेश्चन पेपर को देखे थे, तो वहां पे देखे थे वैल्यूज ऑफ टाइम, यानी कि समय के महत्व के बारे में आपको टिप्पणी करना था। ठीक है, यहाँ पे सब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा गया था और इसीलिए हम इसको ला दिए। तो देखिए, समय का महत्व आप हर कोई जानते हैं कि हमारे जीवन में समय का बहुत ही इंपॉर्टेंस है, और अगर हम लोग इस समय में अगर अपने समय को व्यर्थ कर देते हैं ना, तो आने वाले समय में हम लोगों को इसकी खामियाजा भुगतनी पड़ेगी। इसीलिए हर एक इंसान के लिए ये होता है ना कि वो अपने समय का अच्छा से यूटिलाइज करे, यानी यूज करे उसका। सही समय का यूज आप अगर सही जगह पे नहीं करिएगा तो आने वाले वक्त में आप ही को रोना होगा, किसी और को नहीं रोना पड़ता है। ठीक है, एक बात ध्यान में रखना है कि समय का यूज हम लोग को सही जगह और सही मतलब वक्त के अनुसार करना चाहिए। ठीक है, अब देखिए इसको पढ़ते हैं हम लोग कि समय हर किसी के जीवन में अनमोल है, जो कि आप जानते हैं। हमें किसी भी ठीक है तरह से समय का बर्बादी नहीं करना चाहिए, यानी कि हमें अपने समय को बर्बाद इधर उधर बैठ के गप उप जो करते हैं, इससे बढ़िया आप क्या कीजिए कि आप पढ़ाई कर लीजिए, ये कीजिए। आप देखिएगा, आप में से ही बहुत से बच्चे हैं जो कि नए हैं, अभी आए होंगे और अभी ही एग्जाम से 2 दिन पहले पढ़िएगा, उसका एग्जाम दीजिएगा, उसके बाद आपका कोई वास्ता नहीं रहेगा पढ़ाई से। ठीक है, आप फिर मतलब ग्रेजुएशन को एकदम पूरा स्किप कर दीजिएगा। और इसी में से बहुत से बच्चे ऐसे होंगे जो कि एकदम रेगुलर पढ़ रहे हैं, जिसको हम जानते भी हैं, व्यक्तिगत तौर पर उनका कमेंट रेगुलर आता है, तो हमको पता है कि वो रेगुलर पढ़ते हैं, रेगुलर जुड़े हुए हैं। तो ऐसे जो बच्चे होते हैं ना रेगुलर वाले, हो सकता है उनका नंबर कम आए, ये बात बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन वो इंसान अच्छे करने के लिए बहुत तत्पर होते हैं। ठीक है, तो यानी कि वो समय का सही यूज कर रहे हैं, और आप कहीं ना कहीं समय को दुरुपयोग कर रहे हैं, कहीं और लगा रहे हैं। इससे बेहतर कि आप अपने समय को पढ़ाई में लगाइए। ठीक है, उसके बाद देखिए, समय इस ब्रह्मांड में सबसे मूल्यवान और अनमोल चीजों में से एक होता है। ठीक है, साथ ही हमें अपने समय का उपयोग अपने और अपने प्रियजनों के लिए करना चाहिए। यानी कि इसमें कहा गया कि अपने समय का यूज जो है ना, आप खुद के लिए भी कीजिए और अपने प्रियजन मतलब आपको जो पसंद करते हैं ना, उनके लिए भी कीजिए। यानी कि अगर लगे आपको कि आपके पसंद करने वाले लोग आपको चाहते हैं, तो उनके लिए भी आपके पास अगर समय है तो उनको दीजिए, जरूर दीजिए। लेकिन आप किसी और के लिए मत दीजिए, जो आपको पसंद ही नहीं करे, आपके लिए वो अच्छा सोच ही नहीं सकते, उसके लिए क्यों समय आप व्यर्थ में व्यतीत करते हैं या बर्बाद करते हैं। ठीक है, इस बात को ध्यान में रखना है। हमें अपने समय का उपयोग आसपास के लोगों की भलाई करने में भी करनी चाहिए। ठीक है, यानी कि हमें अपने समय का यूज इस तरह भी करना चाहिए कि अगल बगल में कोई लोग है, उनके लिए कुछ अच्छा कर सकते हैं तो उसको भी करना चाहिए। ठीक है, वैल्यूज ऑफ टाइम में इंग्लिश में देख लीजिए, टाइम इज प्रीसियस टू एवरीवन्स लाइफ, वी शुड नॉट वेस्ट टाइम इन एनी वे। यानी कि हमें अपने समय का बर्बादी इधर उधर नहीं करना चाहिए। दिस इज वन ऑफ द मोस्ट वैल्यूएबल एंड प्राइसलेस थिंग्स इन द यूनिवर्स। यानी कि ये जो है ना, समय जो है, टाइम जो है, ये हमारे लिए बहुत ही वैल्यूएबल है और ये प्राइसलेस है, यानी इसकी कीमत आप नहीं लगा सकते कि ये कितना कीमती है। ठीक है, उसके बाद ऑल्सो वी शुड यूटिलाइज आवर टाइम फॉर आवर सेल्फ एंड आवर लव्स वंस। यानी कि हमें अपने समय का यूज इस तरह करना चाहिए, खुद के ऊपर करना चाहिए, या नहीं तो हमें जो मतलब प्यार करते हैं या चाहते हैं उनके लिए करना चाहिए। ठीक है, वी शुड ऑल्सो यूज द टाइम ऑफ गुड ऑफ अदर पीपल अराउंड अस। जो आपके आसपास के लोग हैं उनके लिए भी अच्छा करने के लिए भी अपने समय का यूज करना चाहिए, यही चीज इसमें बताया गया है। ठीक है, अब आ जाइए दूसरा जो समय से रिलेटेड बातें हैं उसको भी देख लीजिए, अगला क्या है उसको देखते हैं हम लोग। समय का उपयोग कैसे करना चाहिए, यानी कि समय का यूज कैसे करना चाहिए। ये तो हम बता दिए कि समय क्या है, यानी इसका इंपॉर्टेंस क्या है। अब देखते हैं इसके यूज क्या क्या होते हैं, इसको भी अब देखिए एक एक पैरामीटर के अंतर्गत। ठीक है, समय का सर्वोत्तम और प्रभावी उपयोग जो है ना, लक्ष्य निर्धारण करना, कार्य सूची तैयार करना, कार्यों को प्राथमिकता देना, पर्याप्त नींद लेना और कई अन्य तरह के कार्य में भी करना चाहिए। यानी कि समय का यूज हम लोगों को ऐसा करना चाहिए ना कि कोई आपने लक्ष्य निर्धारित किया है, अगर आपने सोचा है कि हमको ग्रेजुएशन में एक ठीक नंबर चाहिए, तो उसके लिए यूज कीजिए कि हमको सही नंबर लाने के लिए हमको मेहनत करना होगा, और मेहनत कीजिए आप। ठीक है, दूसरा बात, इसके अंतर्गत आप जो भी काम करना चाहते हैं, यानी अच्छा नंबर लाने के लिए आप पहले अपनी रणनीति बनाइए कि किन रणनीतियों के हिसाब से आप अच्छा नंबर ला पाइएगा या अपनी तैयारी कीजिएगा, उसको भी एकदम तैयार कीजिए। उसके बाद कार्यों को प्राथमिकता दीजिए, यानी कि जो काम आपको करने हैं उसके लिए प्राथमिकता दीजिए। यानी कि जो आपने गोल मतलब डिसाइड किया है ना, उसको प्राप्त करने के लिए आप एकदम संघर्ष कीजिए। ऐसा नहीं है कि उसको एकदम डिसाइड कर लीजिए, कुछ बच्चे होते हैं ना रूटीन बनाएंगे और रूटीन फाड़ेंगे, यही उनका काम होता है, वो उसके हिसाब से चलने के लिए तैयार है ही नहीं। यानी कि उन्होंने अगर रूटीन बनाया कि आप 3 ही घंटा पढ़ना चाहते हैं एक दिन में, तो 3 घंटा एकदम शिद्दत से पढ़िए ना,
उसको मत छोड़िए, यानी उनको पढ़ना है तो पढ़ना है, बस उसको छोड़ना नहीं है, स्किप नहीं करना है। समय का यही है यूटिलाइजेशन सही से, ठीक है। तो इसको भी ध्यान में रखना। पर्याप्त नींद भी लेना चाहिए, हमें 6 घंटा कम से कम नींद लेना चाहिए, उसको भी पूरा कीजिए, चूंकि वो नींद भी हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत जरूरी है, ठीक है। और कई अन्य कारक जैसे कि और भी कुछ काम है अगर घर परिवार का, तो उसके लिए भी यूज कर लीजिए ना, उसका क्या दिक्कत है। तो यूटिलाइजेशन ऑफ टाइम इसको लिखे हैं, इसको आप देख लीजिएगा, ज्यादा इसमें दिमाग नहीं लगाएंगे, क्योंकि वही चीजें हम जो अभी आपको बताए वही चीज है। जैसे कि देख लीजिए एक बार, जैसे वर्क लिस्ट आप तैयार कीजिए, फिर देखिए आप यहाँ पे क्या है, सेटिंग्स गोल, यानी कि आप अपने लक्ष्य को निर्धारित कीजिए इसके तहत। उसके बाद देखिए सफिशिएंट स्लीप, यानी कि नींद लीजिए, वेरियस फैक्टर और भी इसके लिए तैयार कीजिए। ये सभी चीजें समय के यूज के अंतर्गत आता है, ठीक है। अब आज ये दूसरा है इंपॉर्टेंस ऑफ लिसनिंग, यानी सुनने के कौशल का महत्व क्या होता है। लिसनिंग देखिए क्या होता है, लिसनिंग का मतलब होता है सुनना। आप किसी की बातों को सुन रहे हैं, जैसे कि अभी आप हमारे बातों को सुन रहे हैं, तो इससे क्या होगा, इससे एक लाभ होगा ना कि आप जब भी अपने एग्जाम की प्रिपरेशन करिएगा, तो हो सकता है कि हमारी जो बातें अच्छी लगे आपको, वो वहां पे आप लिख भी दीजिएगा, ठीक है। उसका यूज भी करते हैं आप। दूसरी बात ये है कि लिसनिंग का एक महत्व ये है ना कि कोई भी इंसान ज्ञान को अगर वृद्धि, यानी अपने ज्ञान में वृद्धि करना चाहता है ना, तो उसको सुनने की कौशल का आदत रखना चाहिए, यानी कि दूसरे की बातों को सुनिएगा, तभी आपके अंदर एक अच्छे भाव का विकास होगा, ठीक है। इसीलिए सुनना बहुत इंपॉर्टेंट होता है किसी भी इंसान के लिए, ठीक है। तो इस बात को ध्यान में रखना कि सुनने का महत्व ये है ना कि हमारे जीवन में अगर हम सुनते नहीं है, तो कहीं ना कहीं हम बाइस्ड हो गए हैं, यानी कि हम कहीं ना कहीं पूर्वाग्रह से ग्रसित हैं। और अगर हम किसी की बातों को सुनते हैं, तो कहीं ना कहीं हमारे अंदर एक अच्छे गुण या अच्छे भाव हैं, ठीक है। इसीलिए हमें सुनना भी चाहिए, सुनने का गुण रखना चाहिए, ठीक है। अब देखिए, सुनना सबसे महत्वपूर्ण संचार कौशलों में से एक माना जाता है। यानी कि आप देखिए, कम्युनिकेशन स्किल्स जो है ना, उसमें लिसनिंग स्किल बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। प्रभावी सुनने का मतलब ये होता है ना कि कोई व्यक्ति क्या कह रहा है और उसे सुनना, उनके दृष्टिकोणों को समझना और एक विचारशील उचित प्रतिक्रिया प्रदान करना, यही होता है सुनना, ठीक है। तो सुनना के अंतर्गत ये आता है ना कि प्रभावी सुनने का मतलब इफेक्टिव जो लिसनिंग है वो क्या है। तो उसमें कोई भी व्यक्ति, मतलब मान लीजिए अभी हम आपसे कुछ भी बोल रहे हैं, तो उसको अगर आप सुन रहे हैं, तो पहला वही हो गया प्रभावी सुनना। दूसरा, उसको आपने ध्यान में रखा, यानी कि उसके दृष्टिकोण को समझा। यानी हमारा दृष्टिकोण आपको बताने का ये है ना कि ताकि आप नॉलेज भी अपना एक्वायर कर सकें, उसके बाद अपना एग्जाम दें तो आप अच्छा नंबर भी ला सकें, और अपने इस नॉलेज का यूज आप बाद में अपने जीवन में कर सकें। इसीलिए आप सुनते हैं हमारी बातों को। तो इसका ये मतलब हमारी जो दृष्टिकोण है आपको पढ़ाने की, उसको भी आप मतलब समझ पाएँ, इसलिए सुनना ज़रूरी है। उसके बाद विचारशील और उचित प्रतिक्रिया देने के लिए भी सुनना बहुत ज़रूरी है। तो यानी कि ये सभी जो बातें हैं, सुनने के लिए इम्पोर्टेंट है, तो उनको ध्यान में रखना है आपको, ठीक है। लिसनिंग का वही इंग्लिश में भी है कि क्या-क्या है, नहीं है इसका इम्पोर्टेंस, उसको हमने लिखा है कि समवन सेइंग, उसको सुनना ही मतलब कहते हैं, ठीक है। अंडरस्टैंडिंग देयर पर्सपेक्टिव, प्रोवाइडिंग द थॉटफुल एंड एप्रोप्रिएट रिस्पॉन्स, यानी कि सुनने का मतलब ये होता है ना कि आप किसी की बातों को सुनते हैं, तो उसके बातों को समझिए, अंडरस्टैंडिंग देयर पर्सपेक्टिव, यानी उसका दृष्टिकोण क्या है, उसको आप समझें। उसके बाद आप जो है उसके जो थॉटफुल, यानी कि उसके जो अच्छे विचार है ना, उसको भी ग्रहण कीजिए। उसके बाद उसका एक रिस्पॉन्स दीजिए, यानी एप्रोप्रिएट रिस्पॉन्स देना भी सुनने के अंतर्गत आता है, यानी कि श्रवण कौशल के अंतर्गत आता है, ठीक है। यह भी आपकी सिलेबस का पार्ट है और यहाँ से क्वेश्चन भी पूछा हुआ है, ठीक है। इसीलिए इसको हमने रख दिया है कि इंपॉर्टेंस ऑफ लिसनिंग क्या है, नहीं है, तो उसको हमने रखा है, ठीक। अब देखिए, सुनने के कौशल का महत्व क्या है, आप इस तरह से डायग्राम बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आप डायग्राम बनाइएगा तो 2 नंबर आपको ज्यादा ही मिलेगा, कम नहीं मिलेगा, ठीक है। इस बात को ध्यान में रखना है। तो डायग्राम बना के चलें तो बेहतर होगा आपके रिजल्ट को लेकर, और आपके अच्छे मार्क्स इससे आते हैं, ठीक है। तो पहला इसका जो महत्व है उसको देखिए, इससे संबंध बनता है, यानी कि आप किसी की बातों को सुनते हैं तो इससे आपका संबंध उससे अच्छा होता है। जैसे कि बहुत से बच्चे हैं अभी हमारी बातों को सुन रहे हैं, तो आप सुनिएगा तो आप कहीं ना कहीं आपको लगेगा कि ये मास्टर अच्छा पढ़ाता है कि खराब पढ़ाता है, ये आपके दिमाग में चलेगा, ठीक है। अगर आपको हमारी बातें अच्छी लगी ना, तो आपका संबंध हमसे धीरे धीरे अच्छा होता जाएगा, यानी कि आप हमसे जुड़ते जाइएगा। आपको लगेगा कि नहीं, ये टीचर अच्छा पढ़ाता है, इससे जुड़ के रहना चाहिए, इससे सीखना चाहिए चीजों को, तो आप हमसे जुड़िएगा। पहला तो यही होगा कि हमारा और आपका अच्छा संबंध बनेगा, अगर आप हमारी बातों को अच्छे से सुनिएगा तो। दूसरा, समस्या का समाधान होता है। अगर मान लीजिए कोई भी तरह का समस्या आपको है, हमसे हो या किसी और से हो, तो आपके लिए सबसे बेहतर उपाय है ना कि आप उसकी बातों को सुनिए पहले, कि आखिर वो कहना क्या चाह रहा है। मान लीजिए आपके दोस्त के साथ आपका लड़ाई है, तो लड़ाई है तो पहले ये नहीं है कि आप अपनी बातों पर अडिग रहिए कि हाँ भाई तुमने ये किया इसीलिए हम तुमसे गुस्सा है, ऐसा कुछ नहीं है। आप उसकी भी बातों को सुनिए ना, भाई वो क्यों आपसे गुस्सा है, यानी आपसे वो क्यों लड़ रहा है,
हो सकता है आप में कोई कमी हो, इस वजह से वो लड़ रहा है। तो यानी कि दोनों की बातों को समझना भी ज़रूरी होता है, ठीक है? यानी कि इससे समस्या का समाधान भी होता है, ठीक? प्रॉब्लम सॉल्विंग होता है इससे, ठीक है? उसके बाद देखिए उत्पादकता में सुधार होता है, यानी कि अगर आप किसी की बातों को सुनते हैं ना, तो इससे ये लाभ होता है ना कि आपकी उत्पादकता बढ़ती है, यानी कि आप में जो सीखने का ललक है, यानी आपके पास जो नॉलेज है, उसमें भी वृद्धि होगा, यानी बढ़ेगा वो, ठीक है? इस बात को भी ध्यान में रखना। आपका आत्मविश्वास यानी सेल्फ कॉन्फिडेंस इससे बढ़ता है, यानी कि आपका जो सेल्फ कॉन्फिडेंस है वो बिल्ट होगा कि भाई हाँ, ये हम कर सकते हैं, हमने सुना है और हम पढ़े हैं, अच्छे से हमको नॉलेज है, तो हम इसको अच्छे से यूटिलाइज भी कर सकते हैं, ठीक है? उसके बाद देखिए गलतफ़हमियों से बचाव होता है, यानी कि मान लीजिए आपको गलतफ़हमी हो कि किसी भी व्यक्ति के प्रति कि वो अच्छा इंसान नहीं है, लेकिन आप ये कैसे तय कर सकते हैं कि कोई इंसान गलत है और कोई अच्छा है? ये तय करने के लिए बहुत ज़रूरी है कि आप उससे बातें करें, उसकी बातों को समझें। अगर आपको बातें उसकी बुरी लगे, तब ना आप बोलिएगा कि हाँ, वो गलत इंसान है। लेकिन उसकी बातें अगर आपको अच्छी लगी, बाद में तब आप भी क्या बोलिएगा कि नहीं भाई, वो तो अच्छा इंसान है। हमको झूठ में कोई बोला कि हाँ भाई, वो गलत है। तो ये चीज़ें होती है कि कोई भी चीज़ यानी कि सुनने का महत्व ये है ना कि किसी भी इंसान के बारे में जो गलतफ़हमी है, उसको भी आप सुनने के कौशल से दूर कर सकते हैं, ठीक है? अगला जो टॉपिक है, अब उसको देख लीजिए। अब देखिए क्वेश्चन हम लोग कुछ कर लेते हैं। तो ये देखिए जो पूर्णिया यूनिवर्सिटी है, वहाँ पे ग्रुप सी वाले जो बच्चे हैं, उनका ये क्वेश्चन पेपर है। वहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है। इसको इसलिए हम रिवाइज़ करा दे रहे हैं, यानी यहाँ पे हम करा दे रहे हैं, इसको हम पहले नहीं कराए हैं, तो इसको हम करा भी देंगे। दूसरा लाभ ये होगा कि आपको ये पता होगा कि क्वेश्चन किस तरह ढंग से पूछा जा रहा है, ठीक है? तो इन चीज़ों को आप जब रिलेट कर पाइएगा अपने जीवन में, तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाएगा आपके लिए और आपके एग्ज़ाम को लेकर, ठीक है? तो देखिए निम्न में से कौन मौखिक संचार का उदाहरण है? पहले देखिए वर्बल और नॉन वर्बल कम्युनिकेशन को समझिए। तो देखिए वर्बल कम्युनिकेशन वो होता है ना बच्चों, जिसमें कोई भी चीज़ को लिख कर या बोल कर आप प्रस्तुत करते हैं। यानी मान लीजिए आप अगर अगर किसी को मैसेज लिखते हैं, तो वो क्या है? वर्बल कम्युनिकेशन का पार्ट है। अगर आपने किसी को कुछ बोला कि, "ए भाई तुम यहाँ आओ", तो वह भी वर्बल कम्युनिकेशन का पार्ट है। और नॉन वर्बल कम्युनिकेशन क्या है? जिसमें आप कोई भी चीज़ को नहीं बोलते हैं ना, तो उसको बोलते हैं नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, ठीक है? तो वर्बल और नॉन वर्बल कम्युनिकेशन से हर बार क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो इसको एकदम बेहतरीन तरीके से ध्यान में रखिएगा, इसको पढ़ाए हुए हैं फर्स्ट मैराथन को देख लीजिए, वहाँ पे हम पढ़ा दिए हैं, ठीक है? उसको एकदम बेहतरीन तरीके से एकदम याद कर लेना है, उसको छोड़ना मत है, ठीक है? एकदम स्किप करिएगा तो आपकी दिक्कतें हैं, हमारी नहीं, ठीक है? और कोई भी चीज़ को हमने बहुत डिटेल पढ़ा है, ऐसा नहीं है कि हम स्किप करके कोई भी चीज़ को चले। तो फर्स्ट यूनिट को आप देखिएगा ना, यानी कि फर्स्ट यूनिट में वर्बल कम्युनिकेशन को जो पढ़ाए थे, बहुत डिटेल पढ़ाए हुए हैं, उसको एकदम ज़रूर देख के जाइएगा, ठीक है? तो वर्बल कम्युनिकेशन का मतलब हो गया कि भाई जो हम लिख के या बोल के हम चीज़ों को प्रस्तुत करते हैं, वो वर्बल हो गया। और नॉन वर्बल का मतलब हो गया ना, जिसमें हाव-भाव की बातें होती है। जैसे कि आप टाटा का इशारा करते हैं, वो हो गया। आँख किसी को मारते हैं, वो हो गया। आपने सिर को हिला दिया, वह भी नॉन वर्बल कम्युनिकेशन का पार्ट हुआ, ठीक है? तो दोनों को ध्यान में रखिएगा। रिवीजन इस तरह से करना है आपको। मौखिक संचार का जो है ना, उसमें उदाहरण कौन है? तो वो बोलना। एकदम देखिए मुस्कुराना क्या है? ये हो गया नॉन वर्बल कम्युनिकेशन का पार्ट। यानी कि मुस्कुराना, हाथ हिलाना, सर हिलाना, ये सब नॉन वर्बल कम्युनिकेशन का पार्ट होता है। उसके बाद हाथ मिलाना, ये सब भी नॉन वर्बल कम्युनिकेशन का पार्ट है, ठीक है? इसको ध्यान में रखना। बोलना जो है, ये किसका है? तो ये हो जाएगा आपका वर्बल कम्युनिकेशन का पार्ट है, ठीक है? तो दोनों बातें ध्यान में रखनी है, एकदम आसान चीज़ें हैं। उसके बाद देखिए दूसरा क्वेश्चन आपके लिए है कि अंतर सांस्कृतिक संचार में अपनी संस्कृति के मानकों के आधार पर अन्य संस्कृति को अंकत आँकने की प्रवृत्ति को क्या कहते हैं? यानी कि आप अपनी संस्कृति के आधार पर किसी अन्य संस्कृति के बारे में आँकते हैं, तो इसको क्या कहते हैं? तो इस क्वेश्चन का उत्तर आप बताइए। अगर आपको पता है तो बताइए, ठीक है? इसको हम अभी छोड़ रहे हैं, बाद में आपको अंतिम में बता देंगे, ठीक है? उसके बाद देखिए तीसरा है संघर्ष समाधान तकनीक तकनीक में अक्सर शामिल होता है, यानी संघर्ष समाधान जो तकनीक है उसके अंतर्गत क्या शामिल होता है? देखिए जब भी किसी के अंदर यानी कि कोई भी संगठन है या कोई दो व्यक्ति है, उसके बीच संघर्ष हो ना, तो उसमें सबसे अच्छा बात ये है ना, उसका समाधान यही है कि बीच का रास्ता खोजिए और समझौता कर लीजिए। उसमें लड़ाई का क्या मकसद है? कुछ नहीं है। बीच का रास्ता को अपनाकर आप आगे बढ़ सकते हैं, ठीक है? उसको छोड़ सकते हैं पीछे। दूसरी बात ये भी ध्यान में रखिएगा कि आप गौतम बुद्ध को जानते होंगे, तो उनका भी कहना था कि मध्यम मार्ग को अपनाइए, संघर्ष मत कीजिए। तो उस बात को भी थोड़ा यहाँ पे मतलब एक तरह से जोड़ सकते हैं आप, ठीक है? उसके बाद आइए अगला प्रश्न आपके लिए है कि निम्न में से कौन-सा प्रभावी टीम वर्क की विशेषता नहीं है? टीम वर्क अभी आपको पढ़ाएँगे टीम वर्क क्या होता है, तो टीम वर्क की विशेषता नहीं है। तो टीम वर्क की विशेषता पहली बात ये समझिए, उसमें क्या होता है जानते हैं? कि टीम वर्क में बहुत से लोग काम करते हैं, यानी कि एक समूह में लोग काम करते हैं, ठीक है? और उसमें एक विशेषता ये होती है ना कि जो भी दिक्कतें हैं ना, सबको एक दूसरे के सामने रखना होता है और उस दिक्कतों को समाधान करने का काम पूरे टीम के लोग करते हैं, ठीक है?
उसके बाद देखिए ये स्पष्ट संचार उसमें होता है, ऐसा नहीं है कि कुछ चुपचाप किसी को बोल दिए, ऐसा नहीं होता है। उसमें जो भी होता है खुले मंच पर बातें की जाती है और खुले मंच पर बातों को रखा जाता है, ठीक है। तो ये उसकी विशेषताएं होती है, लेकिन उसकी विशेषता ये कभी नहीं होती है कि प्रतिस्पर्धा, हेल्थी कंपटीशन करना, ये कभी उसकी ये नहीं है। अगला प्रश्न है आपके लिए, कार्यस्थल में हास्य की हो सकता है। अगला प्रश्न देखिएगा, कार्यस्थल में हास्य यानी कि हंसने का क्या महत्व है। देखिए हास्य जो है हमारे जीवन में बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है, चूंकि इसलिए ये इंपॉर्टेंट है ना, चूंकि आप हंसते हैं तो आपके मतलब जो अंदर जो तनाव है ना वो दूर होता है, पहली बात। दूसरी बात, इससे अगर आप खुश रहते हैं तो आपकी उत्पादकता यानी कि जो भी काम करते हैं उसमें ज्यादा लगन से आप काम कर पाते हैं, ठीक है। और तीसरी बात ये है कि टीम का मनोबल सुधारने में भी इससे मदद मिलता है, ठीक है। तो उपरोक्त में से सभी इसका उत्तर हो जाएगा, सही है। उसके बाद अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न को देखिए कि एक पेशेवर सेटिंग में विश्वास निम्न के माध्यम से निर्मित होता है, यानी कि एक जो है ना पेशेवर सेटिंग्स, इसको इंग्लिश में पढ़िएगा तो प्रोफेशनल सेटिंग्स इज बिल्ट थ्रू, यानी विश्वास ट्रस्ट को यानी कि बिल्ट करने के लिए एक जो प्रोफेशनल सेटिंग है उनमें कौन कौन सी चीजें करनी चाहिए। तो उसमें सबसे बड़ी बात है ना, सुसंगत व्यवहार और ईमानदारी रखना बहुत जरूरी होता है, ठीक है। तो इसका सही उत्तर यही होगा, सुसंगत व्यवहार और ईमानदारी, ठीक। उसके बाद देखिए, पार की हुई भुजाएं आमतौर पर शारीरिक भाषा में क्या संकेत देती है, यानी कि पार की गई भुजाएं जो है वो आमतौर पर किस तरह का संकेत देती है आपके शरीर में। तो इस क्वेश्चन का भी आप बताइएगा, आपके लिए छोड़ रहे हैं, बाकी अंत में तो हम सब बता देंगे। हाथ मिलाना, इसका एक उदाहरण है किसका, मौखिक संचार का या गैर मौखिक संचार का। तो अभी तुरंत बताते हैं, गैर मौखिक संचार का ये उदाहरण है, ठीक है। इसमें आप बोलते नहीं है, हाथ को केवल टच करते हैं या टाई टाई करते हैं, आंख मारते हैं, सर हिलाते हैं, ये सब गैर मौखिक संचार का उदाहरण है। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन का ये सब पार्ट होता है, ठीक है। उसके बाद देखिए, विभिन्न संस्कृति में मुद्राओं एवं हाव भाव बहुत भिन्न हो सकते हैं, ठीक है, जिससे संभावित गलतफहमियां पैदा हो सकती है। यह एक उदाहरण है, किसका उदाहरण है, यही आपसे पूछ रहा है क्वेश्चन। तो इसका सही उत्तर आपको चुनना है, तो इसका सही उत्तर होगा अंतर सांस्कृतिक संचार बाधाएं, ठीक है। अंतर मतलब एक दूसरे संस्कृति के बीच में जो सांस्कृतिक बाधाएं है ना, वही इसके अंतर्गत होता है, ठीक है। जिसमें कि कोई गलतफहमी है तो यानी कि आप संचार किए नहीं, और दो संस्कृति है उसके बीच में आप खुद ही अपने आप से कुछ निर्णय बना दिए, तो वो यही होता है, ठीक है। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न, निम्न में से कौन गैर संचार का मौखिक संचार का उदाहरण, गैर मौखिक संचार। तो देखिए मौखिक संचार के अंतर्गत हमने बोला लिख के कोई भी चीज, जैसे ईमेल लिखना हो गया, फोन कॉल करना या टेक्स्ट भेजना, यानी कि कोई भी मैसेज भेजना, ये सब हो गया क्या, मौखिक, यानी वर्बल कम्युनिकेशन का पार्ट है। और नॉन वर्बल का है अंगूठा दिखाना, ऊपर उठाना या सर हिलाना, वही चीज आप देखिए रिपीट हो रहा है कितना क्वेश्चन एक ही सेट में। तो इसको थोड़ा देख लीजिएगा, नॉन वर्बल और वर्बल कम्युनिकेशन को, ठीक है। अब देखिए सब्जेक्टिव क्वेश्चन में था, रिपोर्ट लेखन के बारे में पूछा था, बिक्री कौशल यानी सेलिंग स्किल के बारे में पूछा था, तो इसको कल पढ़ाएंगे दोनों को, ठीक है। ये दोनों को सुबह में करा देंगे। भावनात्मक बुद्धि क्या है अभी तुरंत बताए हैं, इमोशनल इंटेलिजेंस। उसके बाद देखिए टीम वर्क और टीम बिल्डिंग क्या है, अभी तुरंत बताएंगे इसको, ठीक है। इसको भी देख लीजिएगा। मौखिक और गैर मौखिक संचार पहले करा दिए। इशारों और मुद्राओं का महत्व क्या है, जेस्चर और पोस्चर, ये दोनों को पढ़ा दिए हैं पहले ही, तो उसको देखिएगा, ठीक है। अब आ जाइए जो लॉन्ग आंसर क्वेश्चन था उसमें भी देख लीजिए क्या क्वेश्चन था, प्रेजेंटेशन कैसे तैयार करें और वितरित करें, इस पर एक विस्तृत नोट लिखें, ठीक है। संचार में संकेतों, प्रतीकों और संकेतों के महत्व पर प्रकाश डालें। उसके बाद सुनने का महत्व अभी तुरंत पढ़ाए हैं, लिसनिंग का महत्व क्या है उस पर एक नोट लिखने के लिए बोला है। और इलेक्ट्रॉनिक जो संचार है इसके बारे में हमने पढ़ा दिया है, ठीक है। तो इसको भी आप देख लीजिएगा। अब देखिए दूसरा जो सेट है, सेट बी, इसका भी क्वेश्चन पेपर अब जल्दी से देख लीजिए क्या क्या क्वेश्चन पूछा हुआ है, ठीक है। अगला जो पहला है, कौन सा शब्द व्यक्ति के संचार कौशल और प्राथमिकताओं के बीच सामंजस्य की डिग्री को दर्शाता है, यानी कि कौन सा शब्द इसमें है जो व्यक्ति के संचार कौशल जो है ना, शैलियों और प्राथमिकताओं के बीच सामंजस्य को स्थापित करने का काम करता है। तो इसका सही उत्तर होगा पारस्परिक अनुकूलन, ठीक है। इसमें ऐसे था संचार तालमेल, समकालिकता, उसके बाद पूरक संचार, ये सब था, लेकिन इसमें सही होगा पारस्परिक अनुकूलन, ठीक है। निम्न में से कौन सा एक ही संस्कृति के भीतर संचार बाधा का उदाहरण है, कौन सा है जो कि एक संस्कृति के अंदर जो है ना मतलब एक तरह से कहिए तो सांस्कृतिक बाधा को उत्पन्न करता है। तो इसमें होगा क्या, जानते हैं, स्टीरियोटाइपिंग। ये क्या होता है स्टीरियोटाइपिंग, ये होता है रूढ़िबद्धता, यानी रूढ़िवादिता। रूढ़िवादिता का मतलब है एक संस्कृति के आप हैं, मान लीजिए आपने हिंदू संस्कृति को मानना है और कोई इस्लाम संस्कृति को मानता है। इस्लाम संस्कृति वाला का मानना होगा, अगर मान लीजिए उसके अंदर ये भाव हो कि हिंदू संस्कृति खराब है और इस्लाम संस्कृति सबसे ऊपर है, यानी कि पूरे विश्व में इससे बढ़िया कुछ नहीं है, तो ये आपके अंदर स्टेरियोटाइप
बलि भावना है, ठीक है, यानी रूढ़िवादिता है। और अगर मान लीजिए कोई हिंदू है तो उसके अंदर भी इस तरह का भाव है, तो ये उसके अंदर भी रूढ़िवादिता है। उसके बाद एक चीज और ध्यान में रखिएगा कि बहुत से लोग आज भी आप देखिएगा समाज में बोलते हैं कि महिलाओं को पढ़ने नहीं देना चाहिए, महिलाओं को मतलब शिक्षित नहीं होने देना चाहिए, तो कहीं ना कहीं ये भी उसकी रूढ़िवादिता को दर्शाता है, ठीक है। तो यही होता है स्टीरियोटाइप जिसके अंदर हो जाता है ना, तो उससे ये दिक्कतें होती हैं, दो संस्कृति के बीच वो भेद करने लगता है, यानी उसके बीच सामंजस्य स्थापित करने का काम नहीं करता है, ठीक है। तो यही होता है इसका मतलब, ठीक। उसके बाद आइए अगले प्रश्न को भी देख लीजिए। अगला प्रश्न आपके लिए क्या है उसको देखिए। निम्नलिखित में से कौन सा एक संचार प्रक्रिया का एक कदम नहीं है? यानी कि संचार प्रक्रिया में आपको बताए थे, एक होता है सेंडर, उसके बाद क्या होता है, उसके बाद होता है मैसेज, उसके बाद होता है क्या मीडियम, उसके बाद क्या होता है जिसको चैनल बोलते हैं आप, उसके बाद क्या होता है पहले तो सेंडर, इसी को क्या बोलते हैं एनकोडर, उसके बाद क्या होता है मैसेज, उसके बाद मीडियम, उसके बाद क्या होता है रिसीवर होता है, रिसीवर को बोलते हैं डिकोडर, और उसके बाद ये क्या बोलता है फीडबैक भेजता है, तो फीडबैक होता है अंतिम में। तो इसके अंतर्गत जो है एनकोडिंग होता है बिल्कुल, उसके बाद प्रतिक्रिया यानी फीडबैक भी होता है, डिकोडिंग भी होता है, उसके बाद छानना नहीं होता है, ठीक है। तो ये कोई भी संचार है तो उसके पार्ट नहीं है छानना। लेकिन कभी कभी आपको एक चीज बता देते हैं, ये तो साथ हम बताए ही थे, ये मुख्य है, लेकिन अगर कहीं आपसे पूछ दे क्वेश्चन और आपको कहीं पे बाधा भी दिखे, यानी कि शोर भी दिखे, ठीक है, शोर जिसको कि बाधा बोलते हैं, वो अगर दिखे और वो बोल दे कि आखिर आपसे पूछ दे ऐसे क्वेश्चन कि वो ये कम्युनिकेशन प्रोसेस का पार्ट है कि नहीं, तो बिल्कुल होता है। बहुत से बुक में ये लिखा गया है कि शोर भी हमारे कम्युनिकेशन पार्ट का ही हिस्सा है, ठीक है। इस बात को थोड़ा ध्यान में रखिएगा, जहन में रखिएगा, इसीलिए इस क्वेश्चन को थोड़ा हम बता दिया आपको। किस प्रकार का संचार संदेश संप्रेषित करने के लिए इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों और प्रौद्योगिकी का उपयोग करता है? तो ये इलेक्ट्रॉनिक संचार में ही होता है, जिसमें इलेक्ट्रॉनिक उपकरण और इलेक्ट्रॉनिक जो माध्यमों का यूज किया जाता है, ठीक है। तो इसको भी ध्यान में रखना है। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा अशाब्दिक संचार यानी नॉन वर्बल कम्युनिकेशन का पार्ट क्या है उसको देखिए। तो इसमें हो चेहरे के हाव भाव, जिसको कि यानी कि चेहरा कोई मुस्का दिया, तो यह भी आपका क्या हो गया अशाब्दिक संचार का पार्ट है, तो इसको ध्यान में रखना है। उसके बाद की ईमेल हो गया, फोन कॉल हो गया, या पाठ संदेश है। पाठ संदेश का मतलब था कोई भी आपको लेसन पढ़ना है, तो ये सब आप जब करते हैं ना, तो इसको बोलते हैं वर्बल कम्युनिकेशन, ठीक है। और जो आप नहीं पढ़ते हैं या जहाँ पे आप अपनी चीजों को यूज नहीं कर पाते हैं, उसको बोलते हैं नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, जहाँ पे हाथ उठ मतलब एक तरह से कहिए तो चलाते हैं, तो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन का पार्ट वो है, ठीक है। किस नेतृत्व कौशल में सामान्य लक्षणों को प्राप्त करने के लिए दूसरों को प्रेरित करना और प्रेरित करना शामिल होता है? किसमें? इसका सही उत्तर आपको चुनना है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा भावनात्मक बुद्धिमत्ता में, ठीक है। इमोशनल इंटेलिजेंस के अंतर्गत ये होता है, ठीक है। उसके बाद देखिए अगला क्या है, रणनीति बिक्री में प्राथमिक फोकस क्या है? यानी रणनीति बिक्री में प्राथमिक फोकस ये होता है ना, ग्राहकों को ग्राहकों के साथ मतलब दीर्घकालीन संबंध बनाना, ये इसके अंतर्गत आता है। सेलिंग स्किल आपको कल पढ़ाएंगे ना, तो वहां पे ये सबको एकदम क्लियर कर देंगे, एकदम इसका टेंशन खत्म हो जाएगा, ठीक है, आपको सुबह में मिल जाएगा। निम्न में से कौन सा सकारात्मक शारीरिक बाधा ये शारीरिक भाषा का उदाहरण है? यानी कि ये बोल रहा है ना कि आपके अंदर यानी कि सकारात्मक जो पॉजिटिव जो है ना, ये एक तरह से कहिए तो फिजिकल भाषा लैंग्वेज का उदाहरण क्या है, तो इसमें होगा सहमति से सिर हिलाना, ठीक है। यानी कि ये जो है ना शारीरिक भाषा का ही एक पार्ट होता है, ठीक है। व्यावसायिक पत्र का उद्देश्य क्या होता है, ये अगला क्वेश्चन है। तो इसका होता है व्यक्तिगत भावनाओं को व्यक्त करने के लिए इसका यूज किया जाता है, इसीलिए इसका यही उद्देश्य होता है, ठीक है। अगला प्रश्न आपके लिए है कि निम्न में से कौन सा संचार के मनोवैज्ञानिक बाधा का उदाहरण है? बाधा देखिए यानी बैरियर्स का उदाहरण, तो इसका सही उत्तर होगा ध्यान की कमी। ये मनोवैज्ञानिक है, यानी कि ध्यान आपका लगना आपके मन के ऊपर निर्भर करता है, यानी कि आपकी मानसिक स्थिति पर निर्भर करता है कि आपका मानसिक स्थिति ठीक है तो आपका ध्यान लगेगा, अन्यथा नहीं लगेगा। तो ये मानसिक स्थिति यानी कि ध्यान की कमी ही मनोवैज्ञानिक बाधा का एक उदाहरण है इसमें, ठीक है। अब देख लीजिए इसके जो सब्जेक्टिव थे, मौखिक और गैर मौखिक यानी नॉन वर्बल और वर्बल कम्युनिकेशन पूछा, इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन पूछा हुआ है, उसके बाद क्या पूछा हुआ है तो उसको भी देखते हुए चलिएगा। ग्राहकों के लिए प्रस्तुति क्या होता है उसको पूछा है, बिक्री कौशल क्या, सेलिंग स्किल क्या है, पारस्परिक कौशल क्या है, इंटरपर्सनल कौशल जिसको हमने पहले भी पढ़ाया है, तो वहां से क्वेश्चन था। उसके बाद देखिए व्यक्तिगत विकास से आप क्या समझते हैं और यह लोगों के लिए किस प्रकार महत्वपूर्ण है, यानी व्यक्तित्व विकास क्या है, इसको पूछा। श्रव्य संचार और दृश्य संचार में अंतर आपको बताना था, इनकी जिसमें विजुअल और क्या है, विजुअल और एक ये ऑडियो और विजुअल कम्युनिकेशन में अंतर आपको बताना। तो ऑडियो कम्युनिकेशन जो होता है उसको एक थोड़ा सा आपको समझा दें, यहाँ पे रिवीजन हो जाएगा। ऑडियो को जो कम्युनिकेशन है वो ये होता है ना जिसमें आप केवल बातों को सुनते हैं, और विजुअल कम्युनिकेशन है केवल आप चीजों को देखते हैं, उसमें आप
मतलब कि आप बातों को सुनते नहीं है। जैसे कि आप किसी का फोटो देख रहे हैं तो वो विजुअल कम्युनिकेशन का पार्ट है, लेकिन ऑडियो जो है ना वो कैसा है, टेलीफोन पर अगर आप ऑडियो में बात कर रहे हैं तो वो ऑडियो कम्युनिकेशन का पार्ट है, ठीक है। यानी कि मान लीजिए कि पहले हम लोग रेडियो चलाते थे तो रेडियो में जो भी बातें होती थी ना वो ऑडियो कम्युनिकेशन का पार्ट होता था, ठीक है। तो इसको ध्यान में रखना है। तो ऑडियो कम्युनिकेशन के अंतर्गत रेडियो आता है, फिर ग्रामोफोन आता है, टेलीफोन आता है, ये सब आता है, ठीक है। और वीडियो कम्युनिकेशन यानी कि दृश्य संचार के अंतर्गत आप देखिएगा ये आप चार्ट कह सकते हैं, उसके बाद आप देखिए तो कोई फोटो है, कोई मैप है, ये सब चीजें आ जाएगी, ठीक है। उसको भी ध्यान में रखिएगा। उसके बाद देखिए संचार क्या है, इसके प्रकार और महत्व को बताना था। एक टीम में काम करने के लिए फायदे और व्यावसायिक रूप से काम करने के नुकसान अभी तुरंत बताएंगे आपको। फीडबैक के महत्व के बारे में आपको पूछा हुआ था, सारा क्वेश्चन आप देख लीजिएगा, आपके पढ़ाए हुए ही थे। अब अगला क्वेश्चन है समूह निर्माण क्या है, यानी टीम बिल्डिंग क्या है। यहाँ से क्वेश्चन देखिए भर भर के पूछा जा रहा है, ठीक है। तो इसको देखिए, टीम निर्माण का अर्थ होता है ना एक ही लक्ष्य के लिए काम करने वाले लोगों को एक साथ लाना ही टीम निर्माण कहलाता है। सीधा मतलब ये है, मान लीजिए आपको एक काम करने के लिए हम दे दें, हम बोले कि भाई जो लड़का है वो मान लीजिए बॉयज है, ठीक है। अगर उसको हम काम करने के लिए दे दें, कोई भी काम करने के लिए, जैसे कि हम बोलते कि आपको एक पूरा कक्ष है यानी कि एक रूम है उसको साफ करना है, उस लड़के को पूरा मतलब जो भी 10 लड़के हैं, मान लीजिए 10 लोग आप लोग हैं, सब मिलजुल कर इस रूम को साफ करने का काम कीजिएगा। तो यही होता है टीम बिल्डिंग, यानी कि कोई भी काम करने के लिए एक मतलब ग्रुप बनाकर कुछ बच्चों को भेज देना, वही है समूह निर्माण, ठीक है। और उसमें सबका निर्धारित उद्देश्य यही है ना कि उस रूम को साफ करना है, सबका यही निर्धारित उद्देश्य होगा, ठीक है। तो इसी को बोलते हैं क्या, समूह निर्माण, ठीक है। तो इसी तरह से समूह निर्माण किया भी जाता है, जिसमें क्या होता है, समूह निर्माण कंपनी के उद्देश्यों, लक्ष्यों और विश्वासों को ध्यान में रखकर किया जाता है, ठीक है। यानी समूह का निर्माण जो होता है ना उसमें क्या होता है, कोई भी कंपनी अगर समूह का निर्माण करती है तो उसमें वो ध्यान में रखती है कि उसके जो उद्देश्य है, यानी कि कोई भी कंपनी का उद्देश्य अपना होता है कि चीजों को मतलब प्रोड्यूस करना, यानी कि जो उसके पास संसाधन है उसको फिर से उत्पादित करना, ये सभी जो चीजें होती है उसको ध्यान में रखकर वो मतलब एक टीम का निर्माण करता है, और उसमें 10 20 50 100 लोग को जोड़ देता है और बोलता है कि भाई एक लीडर बन जाइए, जो कि अभी तुरंत हम लीडरशिप स्किल बताए ना, यहीं से जुड़ता है वो टॉपिक, ठीक है। तो एक लीडर बना देगा और उसी को बोलेगा कि भाई तुम नेतृत्व करो और इसमें जो भी काम तुमको दिया जा रहा है वो काम करो और उस उद्देश्य को पूरा करो जो कि हमारा उद्देश्य है, ठीक है। अब देखिए समूह निर्माण के उद्देश्य क्या होते हैं, तो लोगों को एक साथ लाना, उन्हें कंपनी के सामूहिक लक्ष्यों की ओर अग्रसर करना, पहला उद्देश्य इसका होता है। यानी कि समूह निर्माण का मेन उद्देश्य, मोटिव ये होता है ना कि सभी लोगों को एकजुट करिए, उसको एक साथ लाइए और कंपनी का जो उद्देश्य है यानी कि कंपनी जो चाहती है उसको पूरा करने का काम कीजिए। दूसरा उद्देश्य यह सुनिश्चित करना कि समूह सक्रिय है, यानी कि समूह जो है यानी जो ग्रुप बना है वो एक्टिव है। ग्रुप का निर्माण क्यों होता है वो तो हम बता दिए। उसके बाद देखिए ग्रुप एक्टिव है, ये भी बात बताना इसके अंतर्गत आता है, और हर कोई उद्देश्यपूर्ण महसूस करता है, यह भी इसमें सम्मिलित होता है, ठीक है। टीम के भीतर भाईचारा कायम करना ताकि सभी लोग एक साथ मिलकर सहजता से काम कर सके, यह भी इसका एक महत्वपूर्ण उद्देश्य होता है, ठीक है। तो ये तीनों उद्देश्य आपको ध्यान में रखना है। इंग्लिश वाले बच्चे अभी परेशान मत होइए, उनका देख लीजिए मेन पर्पस ऑफ टीम बिल्डिंग का क्या है, टू ब्रिंग पीपुल टुगेदर एंड अलाइन द टुवर्ड्स ऑफ कंपनी कलेक्टिव गोल्स, ठीक है। टू पहला ये उद्देश्य होता है टू मेक योर टीम engaged and that everyone feels purposeful, ठीक है। यानी कि सभी उद्देश्यपूर्ण है, इसको बताना था। टू बिल्ड camaraderie एंड देयर एवरीवन कैन वर्क टुगेदर सेम, मतलब कि इसमें सीधा यही बताना है ना कि कोई भी टीम अगर निर्मित है तो उसके जो उद्देश्य हैं वो सबों के लिए उद्देश्य हैं, उसके सभी के कार्य हैं और सबों को उन चीजों को प्राप्त करने का प्रयास करना चाहिए। तो यही है टीम बिल्डिंग का मतलब। अब देखिए अगला जो टॉपिक है उसको अब देख लीजिए, अगला है समूह कार्य यानी टीम वर्क क्या है, तो उसको भी देख लीजिए। चूंकि यहाँ से भी सवाल आप देख ही लिए, अभी तुरंत क्वेश्चन दिखा दिए कि टीम वर्क, टीम बिल्डिंग, लिसनिंग स्किल आपको पूछा हुआ है, यानी जो जो क्वेश्चन पूछा हुआ है ना सबका हम डिटेल करा दिए, और ये सब का सब यूनिट 3 का पार्ट था। यानी कि आज का वीडियो देख लीजिएगा तो यूनिट 3 आपका कंप्लीट है। यूनिट 3 का पहले भी हम बहुत से टॉपिक को कराए हुए थे, और आज का वीडियो कर लीजिए, बहुत काम खत्म। उसके बाद आपको यूनिट 3 आपको पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। यानी कि आप देखिए 2 मैराथन अभी तक कराए हैं ना, पहला हो गया और अभी हो गया, तो ये दोनों से आप देखिएगा यूनिट 1 और यूनिट 3 खत्म। नेगोशिएशन स्किल आपका करा दिए, उसको हम कराएंगे नहीं, उसको पढ़ लीजिएगा, देख लीजिएगा, क्योंकि उसको हम ऑलरेडी करा दिए। एक सेलिंग स्किल है जो कि क्वेश्चन भर भर के पूछ रहा है, उसको कल हम करा देंगे, यूनिट 4 का वो पार्ट है। और यूनिट 2 का कुछ पार्ट को लाएंगे, जो कि 2 का तो पहले भी हम कराए हैं, लेकिन उसको भी उसमें इन्बिल्ट करके खत्म करा देंगे, ठीक है। यानी कि एक मैराथन और देंगे, बाकी काम खत्म। उसके बाद आपको कहीं दौड़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इतना कर लीजिएगा तो यकीन मानिए आपका सारा का सारा कंप्लीट हो जाएगा ये, ठीक है।
आ जाइए समूह कार्य क्या है। समूह एक समूह कार्यकारियों यानी कि जो उसमें काम करने वाले लोग हैं का समूह होता है। यानी कि समूह जो होता है ना 2 4 10 20 50 हजार लोगों का बनता है, ठीक है। ये लोग सब मिलजुल कर एक समूह का निर्माण करते हैं, ठीक है। इनमें सभी कर्मचारी का उद्देश्य जो होता है ना वो एक ही होता है। यानी कि मान लीजिए सबों ने ये गोल रखा कि हमको 10 टन जो है कपड़े का निर्माण करना है, यानी कि कपड़ा 10 टन है उसको काटना है, ठीक है। यानी सूत को काटना है कपड़े के लिए, ठीक है। तो 10 टन जो सूत काटना है ना सबों के लिए वो उद्देश्य है और सब मिलजुल कर उसको काटने का काम करेंगे। तो यही होता है समूह का उद्देश्य, ठीक है। ये सब के लिए एक बराबर होता है, ठीक है। और उसके बाद देखिए समूह कार्य कम समय या लंबे समय तक किया जा सकता है। यानी कि समूह का कार्य जो होता है ना वो थोड़े समय के लिए भी हो सकता है और बहुत समय के लिए भी हो सकता है। तो वही चीज है ए टीम वर्क इज ग्रुप ऑफ एम्प्लॉय अबाउट थ्रो टू कंप्लीट ए कॉमन गोल। यानी कि इसके अंतर्गत आप कॉमन गोल को पूरा करने का काम करते हैं और इसमें जो है ना शॉर्ट एंड लॉन्ग टर्म के लिए ये होता है, ठीक है। अगले टॉपिक को इसी के अंतर्गत आप देख लीजिए कि इसके जो लाभ हैं यानी कि समूह कार्य के फायदे, ये आपसे क्वेश्चन पूछा है कि बेनिफिट्स ऑफ जो है टीम वर्क और इसके जो है नुकसान यानी एडवांटेज और डिसएडवांटेज दोनों क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। तो दोनों को ध्यान में रखिएगा कि इसके एडवांटेज क्या है, डिसएडवांटेज क्या है। क्योंकि देखिए हम क्वेश्चन उसी तरह कराते हैं ना जो क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। और हम अपने तरफ से कुछ एफर्ट नहीं लगाते, हम लगाते वही है जो कि क्वेश्चन पूछने का तरीका है जो आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग है, उस एफर्ट के हिसाब से हम लोग मूव करते हैं, ठीक है। और देखिएगा आप पूरा एकदम आप देख लीजिए आज जो भी यूनिवर्सिटी का एग्जाम हुआ है और आप भी अपने दिल पे हाथ रखिएगा तो देखिएगा आपने अगर हमारा क्लास किया ना तो पूरा का पूरा सब्जेक्टिव तो हम लड़ा ही दिए हैं। एक भी सब्जेक्टिव बाहर नहीं होता, आपके कंसेप्ट से होता है, ठीक है। समूह कार्य का पहला फायदा होता है समस्या का समाधान, यानी प्रॉब्लम जो है उसका सॉल्विंग करना होता है। यानी कि कोई भी समस्या है तो उसको समूह के लोग जो है ना वो समाधान करने का काम करते हैं, ठीक है। उसके बाद देखिए संबंध विकसित करना, यानी इसमें रिलेशनशिप जो है उसको डेवलप करने का भी काम किया जाता है। यानी समूह में रह रहे मान लीजिए 100 कर्मचारी है, उसका एक ग्रुप है, तो उस ग्रुप के लोगों के बीच एक रिलेशनशिप को डेवलप करना ही इसका काम होता है, ठीक है। उसके बाद देखिए व्यक्तिगत गुण यानी इंडिविजुअल जो आपकी क्वालिटी है उसको निखारने का काम। आप जानते हैं हर एक इंसान अपने आप में यूनिक है, सब में अपनी अपनी इंडिविजुअलिटी होती है, यानी इंडिविजुअल गुण होता है, तो उसी को डेवलप करने का काम समूह करता है, ठीक है। उसके बाद देखिए प्रेरणा मोटिवेशन का काम करता है। यानी कि समूह में कोई व्यक्ति है जो काम कर रहा है उसको आप देखिएगा तो अगर वो अच्छा काम कर रहा है तो आपको भी इससे प्रेरणा मिलेगी कि हमको भी अच्छा काम करना चाहिए, हमको भी ज्यादा पैसा कमाना चाहिए। तो ये चीज की प्रेरणा आपको कब मिलती है, जब आप 100 लोगों के बीच में हो, 10 लोगों के बीच में हो, तभी ना। मान लीजिए अभी आप पढ़ रहे होंगे, आप ही के साथ में एगो आपका दोस्त होगा, वह भी पढ़ रहा हो, वो अगर 8 घंटा पढ़ेगा ना तो आपके अंदर भी ये जिज्ञासा होगी कि हमको भी 9 घंटा पढ़ना चाहिए। तो ये प्रेरणा कब मिलता है, ये समूह में काम करिएगा, समूह में रहिएगा तब, ठीक है। अकेले रहिएगा तो आपको कोई मोटिवेशन नहीं मिलेगा, खुद से मोटिवेशन आपको जगाना पड़ेगा, ठीक है। बाहरी एक्सटर्नल मतलब मोटिवेशन नहीं मिलने वाला है। तो ये चीजें होती है इसकी बेनिफिट्स। अब इसके डिसएडवांटेज को भी देख लीजिए, इसके क्या क्या होते हैं। इसके नुकसान में देखिए पहला है सामाजिक आलस्य मतलब आ जाता है। यानी कि इसमें अगर समूह में है तो आप देखिएगा अगर आप मान लीजिए आपके छोटे बड़े भाई आपके साथ हो तो आपसे जो छोटा होगा ना आप देखिएगा एक साथ आप लोग बैठ के कुछ कर रहे हैं, खेल रहे हैं या कहीं बैठे हैं, तो आप क्या कीजिएगा छोटे भाई को बोलिएगा ए जाओ तो पानी लेके आओ तो हमको पीना है, वो बोलेगा दूसरे को कि तुम लाओ, तीसरे को बोलेगा, ऐसे ही बात देखिएगा आगे बढ़ जाएगा लेकिन पानी कोई नहीं लाएगा। आपका पानी पीना है तो आपको खुद ही जाके लाना पड़ता है और आपको पीना पड़ता है, ठीक है। इसी तरह से समूह में भी ऐसा होता है कि समूह के लोग क्या करते हैं कोई काम करना चाहते हैं तो उसका एक नुकसान यह भी है कि इसमें लोग जो है एक दूसरे के ऊपर काम को थोप देते हैं, यानी कि वो काम करने से बचना भी पसंद करते हैं, ठीक है। तो पहला इसका डिसएडवांटेज यही है। दूसरा व्यवहारिक संघर्ष भी हो सकता है, यानी कि आपके व्यवहार और दूसरे के व्यवहार के बीच में भी संघर्ष इसमें हो सकता है, ठीक है। यानी संघर्ष का मतलब होता है वहां लड़ाई झगड़ा मत समझिए, संघर्ष का मतलब होता है कॉन्फ्लिक्ट, यानी कि आप का विचार कुछ है और किसी और का विचार कुछ है, तो दोनों का विचार जब मैच नहीं करेगा तो एक दूसरे से आपकी दूरी भी बनी के रहेगी। तो ये भी होता है। तीसरा है व्यक्तिगत कार्य, इंडिविजुअल टास्क भी इसके अंतर्गत आता है, व्यक्तिगत कार्य भी आपको कुछ करने होते हैं। उसके बाद देखिए सामूहिक विचार यानी ग्रुप थिंकिंग भी आप कर पाते हैं इसमें, अगर समूह में रहते हैं तो ग्रुप थिंकिंग वाला जो विचार है ना वो एकदम तहस नहस हो जाता है। यानी कि समूह जो बोल दिया उसी को करना, आपका इंडिविजुअल विचार जो है ना वो यहाँ पे यूज नहीं हो पाता है, ठीक है। तो ये सभी चीजें होती है और इंडिविजुअल कार्य भी आप नहीं कर सकते कि यानी कि मान लीजिए आपको काम करना है कि हमको कुछ और करना है और लेकिन ग्रुप में आप काम कर रहे हैं तो आपको तो वही करना होगा जो ग्रुप में बताया गया। तो ये सब भी दिक्कतें होती है, इसके एक नुकसान भी है, ठीक है इतने, ठीक है। तो इन चीजों को ध्यान में रखिएगा, देखिए ये सब बारीक चीजें हैं और इसको ध्यान में रखिएगा तो आपसे क्वेश्चन कहीं से भी किसी भी तरह से फंसने का चांस नहीं बनता है, ठीक है। ये एकदम सही होने का चांस ज्यादा रहेगा। तो आज के वीडियो में इतना ही, हमने कोशिश किया पूरा का पूरा टॉपिक खत्म करने का और हमने
जो भी प्रयास किया है आपको कैसा लगा नहीं लगा वो जरूर बताइएगा। बाकी आपका पूरा सिलेबस का आधा से ज्यादा कंप्लीट कर दिए हैं और एक दो टॉपिक जो बचता है इंपॉर्टेंट है सेलिंग स्किल, उसको कल हम करा देंगे। यानी एग्जाम से पहले आप निश्चिंत रहिए, आपका सिलेबस कंप्लीट रहेगा। लेकिन मेरा स्वास्थ्य ठीक रहे तब, क्योंकि आज भी हम बहुत ज्यादा स्वस्थ नहीं थे, माथा में बहुत ज्यादा दर्द था, फिर भी हम काम कर दिए। लेकिन ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, आपका एग्जाम है, हम करेंगे। आप भी कीजिए, आप भी पढ़िए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग सब मिलजुल कर। फिर मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।